अभी तक हम लोगों ने 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी किया ना। पहले तो बताओ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, डेफिनेशन याद है? किसको बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज़्यादा है, और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम रहेगी तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी। तो हम लोगों ने अभी तक टोटल 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी की है ना। कितनी? 4। कौन कौन सी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया है ना। चारों का जो जनरल फार्मूला अपने पास आया था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला आया था x2 इंटू P1 नॉट, याद है? डेल्टा टी भी आया था KB इंटू मोलालिटी, डेल्टा TF KF इंटू मोलालिटी, और ऑस्मोटिक प्रेशर कैपिटल MRT, मोलारिटी इंटू R इंटू T। फिर एक एक फार्मूला और निकाले थे हमने इन टर्म्स ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो पहला वाला डेल्टा P, पहला जो फार्मूला निकाले थे RLVP का आया था, याद है? RLVP किसके बराबर होता है? RLVP याद करो, W2M1 बाय M2 इंटू W1, याद है? लेकिन ये RLVP का फॉर्मूला था। RLVP मतलब डेल्टा P बाय P1 नॉट। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ देख, खाली डेल्टा P, तो ये P1 नॉट उधर चला जाएगा ना, करेक्ट है। डेल्टा TB का भी एक फॉर्मूला निकाले थे हम लोगों ने, 1000 KB W2 अपॉन M2 इंटू W1, करेक्ट है। डेल्टा TF का भी एक फॉर्मूला निकाले थे हमने, 1000 KF W2 अपॉन M2 इंटू W1। और कल पाए का भी एक फॉर्मूला निकाले। क्या फॉर्मूला था पाए का? बोलो W2 RT बाय M2 इंटू V, करेक्ट है। टोटल ये सारे फॉर्मूले हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के लिए निकाल चुके। अब अगर आप इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे तो इफ़ यू ट्राई टू नोटिस इट, ये है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा P, ये भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इन सब के फॉर्मूले में अगर आप मोलार मास ऑफ सॉल्यूट को देखो, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मतलब M2, तो चारों के फॉर्मूले में M2 का पोजीशन देख कहाँ पर, अपॉन के, देख रहे हो, अपॉन के नीचे। तो अगर एक टाइम के लिए मैं बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट कर दूँ तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, इनके बीच में कैसा रिलेशन आएगा? डायरेक्ट या इन्वर्स? इन्वर्स रिलेशन है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा आ रही है मतलब मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इतना कम है, या फिर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जितनी कम आ रही है मतलब मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इतना ज़्यादा। ये बात एकदम क्लियर हो गई दिमाग के अंदर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। एनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। सही बात है बेटा। अब आज का हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है बेटा? देख, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी तक हम लोग जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ रहे थे। किसके लिए पढ़ रहे थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है मैंने आपको उस दिन भी बताया था, है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा केमिकल जिसको आपने सॉल्वेंट में जब डिज़ोल्व किया, पानी के अंदर डाला, तो अपने आयंस के अंदर नहीं टूटेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसकी कई सारी एग्जांपल देखे हमने, यूरिया, केन शुगर, सुक्रोज, है ना, टॉलिन, बेंजीन, ये सब क्या है बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग करते हुए आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स, तो जो भी वो क्या बोलते हैं सॉल्यूट यूज़ कर रहा था तो सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही यूज़ कर रहा था, है ना, सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सल्फ़र यूज़ किया कभी यूरिया, है ना, कभी बेंजीन, कभी टॉलिन, सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही यूज़ किया। अभी तक एक भी इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ किया हमने नहीं। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्वेंट के अंदर, पानी के अंदर जब जाएगा, डिज़ोल्व होगा, तो क्या होगा? बोल, अपने आयंस में टूट जाएगा। अदरक वाली क्लास में होगी, वाली क्लास में होगी। हाँ, क्या हुआ बोलिए ना। अच्छा ठीक, अच्छा नहीं, मैसेज किया मैं, नहीं मैं किया मैसेज, आप देखे नहीं होंगे। फिर बाजू में टेस्ट है उसका आज, ठीक है। यस, तो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग एक ऐसे केमिकल को बोलते हैं जो वाटर के अंदर जाते ही क्या होगा? बोलो, अपने आयंस में डिज़ोल्व, अपने आयंस में टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, सॉरी, अपने आयंस में टूटेगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बोल, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? बोल, इलेक्ट्रोलाइट।
अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। समझो मैंने एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया, लेट्स से यूरिया, उसका 2 मोल लिया मैंने, कितना मोल? 2 मोल। ये पानी में जाके भी कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। जितना मोल हमने यूज़ किया था उतना मोल ही रहेगा। लेकिन उसी की जगह अगर आप लोग एक इलेक्ट्रोलाइट को लेते हो, एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका आपने 2 मोल ऐड किया तो पानी में जाके क्या होगा बोल? टूट जाएगा। अगर आपने एक मॉलिक्यूल ऐड किया है तो वो 2 आयंस में टूटा, तो एक की जगह कितना हो गया वो? 2। 4 मॉलिक्यूल डालोगे तो 8। तो आपको लगेगा कि मैंने सॉल्यूट को 2 मोल्स ऐड किया है और वो अंदर जाके 4 मोल हो जाएगा। तो आप जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे होंगे इन सारे फॉर्मूले को यूज़ करके, वो सब क्या मान के निकाल रहे होंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2 मोल। तो सही आंसर आएगा क्या? असल में अंदर कितना नंबर ऑफ मोल है? 4 मोल। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ के आएगी या कम आएगी? बढ़ के आएगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है बोल? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का अमाउंट अंदर जाके क्या हो गया? बढ़ गया है ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी बोल? बढ़ जाएगी। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये सारे फॉर्मूले सब कुछ एप्लीकेबल है, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा इन सारे फॉर्मूलों की मदद से, है कि नहीं। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की, कोई आया नहीं है, 7:45 का टाइम है ना बेटा। कहाँ था मैं? किधर था मैं? आई हेट डिस्ट्रैक्शंस। कहाँ था मैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर था कि अगर इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग यूज़ करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ किया है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जो चीज़ जैसी है वो चीज़ वैसी रहने वाली, कुछ भी चेंज होने वाला है क्या बोलो? नहीं। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह पर आप इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करोगे और इन सारे फॉर्मूले से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालोगे तो आपको राइट आंसर आएगा क्या? असल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इतनी नहीं आ रही होगी, बल्कि बढ़ के आ रही होगी, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अलग से पढ़ रहे हैं। इस फॉर्मूले में कुछ तो करेक्शन ऐड करना पड़ेगा हमको, जो हमको एग्जैक्ट आंसर बता दे कि असल में इतनी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू। समझ में आ रहा अच्छे से? तो सबसे पहले उसने आपको बताया है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रोलाइट की अलग क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट के केस में कि हमको अलग से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ती है। तो तीन पॉइंट्स उसने वहाँ पर लिखा है, देखो पेज नंबर 41 पे। पहला पॉइंट क्या है बेटा, सब लोग ध्यान से देखो। पहला पॉइंट क्या है, देख, द सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो एग्जिबिट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोलाइट से सोल्यूशन में भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी, ऐसा नहीं कि उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। लेकिन ज़रा ध्यान से देखना, विच डू नॉट ओबे द रिलेशन ऑफ नॉन। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये सारे जो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, जो कि हमने किसके केस से निकाले थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रोलाइट के केस में ओबे होंगे क्या बोलो? नहीं। इन सारे फॉर्मूले से आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो असल में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी वो इस फॉर्मूले से निकाली गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। तो देखो उधर क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर ग्रेटर देन दोज टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन। उसी कॉन्सेंट्रेशन का नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहता और तब जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहती, सेम कॉन्सेंट्रेशन का अगर इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे आएगी बोल? बढ़ के आएगी। कैसे आएगी बेटा? बढ़। क्यों बढ़ के आ रही बता? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर जाके क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है अपने आयंस में। तो सोल्यूट का नंबर बढ़ता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होकर आती है बोल? बढ़ के आती है। तो पहली बात तो आपको ये बताया है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में जितने भी फॉर्मूले निकाले, इन सबको इलेक्ट्रोलाइट के लिए डायरेक्ट यूज़ कर सकते क्या? इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज है अभी देखेंगे। दूसरी बात उसने ये बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की निकालते हैं तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्मूले से या नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बनिस्बत जो वैल्यू आती है उसकी बनिस्बत इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू कैसे आती है? बढ़ के आती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ के आती है। अब मुझे बताना, अगर इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ के आ रही है तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट आपको जितना लग रहा होगा कि इतना होना चाहिए था उतना आएगा क्या? फॉर्मूले से निकालोगे तो कम आए। कैसे आएगा बोल? कम। क्यों कम आएगा समझ में आ रहा है? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होकर आ रही है? बढ़ के आ रही है। तो तीसरा पॉइंट एक उधर क्या लिखा है, लुक एट द थर्ड पॉइंट, द मोलार masses of electrolytes in aqueous solution determined by colligative properties are found to be considerably lower than that from the formula mass। फॉर्मूला से आप मोलार मास निकालोगे ना तो उसकी बनिस्बत कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जब मोलार मास निकालोगे तो कैसी वैल्यू आएगी बोल? कम आएगी। क्यों आ रही मोलार मास की वैल्यू कम क्यों आ रही बोल? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ के आ रही है। अब ये फार्मूला मास क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर समझ, मैंने NaCl को यूज़ किया, अपना नॉर्मल नमक। NaCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है।
तो अगर आप इसका फॉर्मूला मास देख करके इसका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालोगे तो सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। कितना आएगा बोलिए? 5 और 3 8, 3 और 2 5, कितना आ रहा है? 58.5। लेकिन जब आप कॉलिगेटिव फॉर्मूले से निकालो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले से M2 को निकालोगे ना, चाहे इसकी मदद से, चाहे इसकी, किसकी मदद से, जब आप M2 की वैल्यू को निकालोगे तो आपको M2 की वैल्यू कुछ भी आएगी लेकिन 58 से कम आएगी। लेट से 55 आ रही है या लेट से 30 आ रही है। क्यों कम आ रही, समझ में आ रहा है? क्योंकि असल में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप निकाल रहे हो वो बढ़ रही, क्या हो रही बोल? ज़्यादा हो रही। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सॉल्यूट अंदर जाके क्या हो गया है? डिसोसिएट हो गया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब मोलार मास ऑफ सॉल्यूट कैसा आता है? कम आता है। तो करेक्शन करना पड़ेगा ना फॉर्मूले में कुछ तो भी। तो क्या करेक्शन है? उस करेक्शन का नाम है वेंट हॉफ फैक्टर। करेक्शन का नाम क्या बेटा बोल? वेंट हॉफ फैक्टर। इसको स्मॉल आई से दिखाते। किससे दिखाते बोलो? स्मॉल आई। तो नेक्स्ट पेज पे आपको वेंट ऑफ फैक्टर की हेडिंग मिलेगी, देखो। तो ज़रा वेंट ऑफ फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। चल सब बोर्ड पर देख, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा। वेंट ऑफ फैक्टर क्या है सब इधर देखना। समझो मिसाल के तौर पर मैंने 0.1 मोलाल कॉन्सेंट्रेशन का सुक्रोज सोल्यूशन बनाया। कौन सा सोल्यूशन बनाया बोल? सुक्रोज इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जाहिर सी बात है, सुक्रोज क्या है बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और इसकी मदद से मैंने कोई तो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को नापा, किसको भी, ये चारों में से किसी एक को भी। सेकेंड केस में मैंने क्या किया? सेम 0.1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन का, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन बनाया। लेकिन अब मैं सुक्रोज का सोल्यूशन नहीं बना रहा हूँ, अब मैं KCl का सोल्यूशन बना रहा हूँ। किसका सोल्यूशन बना रहा हूँ बोल? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है ना? ये क्या रहेगा बेटा बोल? इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या रहेगा बोल? इलेक्ट्रोलाइट। अब आप इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब नापोगे, कैलकुलेट तो मत करना, क्योंकि ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो आंसर रॉन्ग है। आप नापो, डायरेक्ट नापो। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्ट नाप सकते हो ना। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे नापा जाता है लैब में, कल बताया था ना आपको, वो थिसल ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो समझो आपने इसका ऑस्मोटिक प्रेशर नापा, लेट से आपको वैल्यू आई 10। कितनी वैल्यू आई बोल? 10 एटमॉस्फेयर। आपको इसकी वैल्यू आ गई 10 एटमॉस्फेयर फॉर एग्जाम्पल। जब आप इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नापोगे तो वैसे देखा जाए तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है बोल? कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम है मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या आनी चाहिए थी? सेम। तो यू विल बी एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी आएगी? 10। पर आप जब नापोगे थिसल ट्यूब एक्सपेरिमेंट से तो आपको पाई की वैल्यू 20 मिलेगी। ऐसे कैसे मिली? ट्वाइस हो गई, देख रहे हो? डबल हो गई। और इज द रीज़न, जब ये NaCl पानी में जाएगा तो पानी में जाते किस में टूट जाएगा बोल? Na+ और Cl में। आपको लग रहा है आपने एक सॉल्यूट को ऐड किया है, पर वो अंदर जाके 2 में बदल गया। तो आपको लग रहा है आपने कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार लिया है, लेकिन वो अंदर जाके कितना बन गया बोल? 0.1 + 0.1 कितना हो गया? 0.2 मोलार। अब 5 NaCl डाले थे, अंदर जाके कितना बन जाएगा? 10। 5 Na + 5 Cl- अलग अलग। आप 20 NaCl डालोगे, अंदर जाके कितना बन जाएगा? 40, है ना? 20 Na+ अलग, 20 Cl- अलग। इसी तरह आपने 0.1 मोलाल NaCl डाला, अंदर जाके क्या बन जाएगा? 0.2। 0.1 मोलाल Na+ अलग, 0.1 मोलाल Cl- अलग। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? देख, डबल। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है? डबल। बोल। वालेकुम अस्सलाम। बोल। 16। हाँ हाँ। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया बेटा? डबल। कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो चुका है बोल? डबल। तो अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डबल हो रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डबल ही होगी ना। तो आपको लग रहा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर 10 आएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है बोल? 20 है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है बोल? 20 है। सही है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले से निकालते तब आपको आंसर कितना आता? 10 ही आता। इस फॉर्मूले से आंसर कितना आता है? 10। क्योंकि ये फॉर्मूला आप क्या मान के चल रहे हो कि मैंने भाई 0.1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन यूज़ किया, है कि नहीं? अच्छा ध्यान से देखना, क्या होगा अगर मैं 0.1 मोलार NaCl को यूज़ करने की बजाय 0.1 मोलार सेम कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार का CaCl2 यूज़ कर लूँ। क्या यूज़ कर लूँ बोल? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। नाउ इट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट है। तब बताना पाई की वैल्यू कितनी आएगी बोल? कितनी आएगी? अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा CaCl2 डिसोसिएट कैसे होगा।
तो ये ऐसे ही टूटेगा। पहले तो एक कैल्शियम आयन बनेगा इसमें 2+ और 2 क्लोराइड माइनस। कितने आयन बन रहे हैं? 3। आपको लग रहा है आपने 0.1 मोलार डाला है, पर असल में ये अंदर कितना हो गया? ये 0.1, एक Cl माइनस का 0.1, 2 Cl माइनस का 0.2, तो कितना हो गया टोटल? 0.3। कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या हुआ? देख क्या हुआ बोल? ट्रिपल हो गया ना वो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कितना आएगा? ट्रिपल आएगा, 30 एटमॉस्फेयर है। फॉर्मूले से निकालते तो कितना आता बोल? 10 आता। आप कैसे पता कर ले रहे हो कि ये 30 आएगा बोल? कैसे पता कर ले रहे हो? कैसे पता कर रहे हो? कितने आयन बन रहे हो उससे पता कर रहे हो ना। 2 आयन बन रहे थे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई, 3 आयन बना तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ट्रिपल हो गई, 5 आयन बनता तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 5 गुना हो जाती। सही है ना? 5 आयन बनता तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 5 गुना हो जाती। तो अगर यही है जो गुना गुना मैं बोल रहा हूँ, 2 गुना 3 गुना 5 गुना, इसी को अगर मैं फॉर्मूले में लगा दूँ तो मसला ही खत्म है ना। इसी को अगर मैं फॉर्मूले में लगा दूं तो मसला खत्म है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितने गुना बढ़ने वाली है, इसको आपको नाप के देता है वेंट ऑफ फैक्टर। कौन नाप के देता है बोल? वेंट ऑफ फैक्टर। आई से दिखाते इसको, किससे दिखाते बोल? आई, स्मॉल आई। तो आसान भाषा में अगर मैं आपको बोलूं, आपकी लैंग्वेज में, व्हाट्सएप लैंग्वेज में, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइम्स इंक्रीज होने वाली है, ये आपको कौन बता के देगा बोल? आई। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं बेटा NaCl के केस में आई का वैल्यू कितना है, आप क्या बोलोगे बोल? 2। क्या बोलोगे बोल? 2। क्यों 2? ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितनी गुना बढ़ी? अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता तो 10 रहती, NaCl है तो कितनी हो गई? 20, यानी डबल। तो आई का वैल्यू कितना है बोल? 2। CaCl2 के केस में आई का वैल्यू कितना रहेगा बोल? बोल जल्दी। CaCl2 के केस में आई का वैल्यू कितना रहेगा? 3, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितने गुना बढ़ गई है बोल? 3 गुना। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपने यहाँ पर आई को निकाला कैसे, ये NaCl के केस में अगर मैं आपसे पूछूं आपने आई को निकाला कैसे, बता कैसे निकाले आपने आई को? ये 2 कैसे आया आपको? क्या किए रहेंगे आपने? 2 कैसे आया आपको? सर NaCl की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को सुक्रोज की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से क्या किया? कैंसिल होकर 2 आंसर आए। NaCl कौन था बोल? NaCl कौन था बोल? NaCl कौन था? इलेक्ट्रोलाइट। और सुक्रोज कौन था? सेम कॉन्सेंट्रेशन का नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि एक ही कॉन्सेंट्रेशन के इलेक्ट्रोलाइट की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को अगर उसी कॉन्सेंट्रेशन के नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दूंगा तो किसकी वैल्यू मिलती है? आई की। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आई? सब लोग ध्यान से लिखना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आई? सब ध्यान से लिखेंगे। आई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। सही है क्या? यही किया ना आपने। यहाँ पे आपको आई की वैल्यू 2 कैसे आई बोल? सर NaCl की जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थी या KCl की जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थी, सॉरी KCl ले लिया मैंने, NaCl की जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थी कितनी थी? 20। उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से डिवाइड किया, तो 20 को 10 से डिवाइड किया तो आई कितना है बोल? 2। सिमिलरली यहाँ पे भी CaCl2 जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से क्या किया? डिवाइड। तो 30/10 कितना आ गया बोल? 3। दिस इज हाउ यू हैव कैलकुलेटेड ना। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। हाउ विल यू डिफाइन वेंट ऑफ फैक्टर देन? कैसे डिफाइन करोगे बोल? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन। खत्म। कितना सिंपल है, वेरी मच क्लियर। सबको एकदम अच्छे से समझा बेटा? ठीक है ना? अंडरलाइन करो। वेंट ऑफ फैक्टर हेडिंग मिली। तीसरी लाइन देखिए, 1 2 3 4, चौथी लाइन। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन सेम रखना जरूरी है, कॉन्सेंट्रेशन अलग नहीं रख सकते आप। देखना दोनों 0.01 0.1 0.1 मोलर ले लिया, ठीक है। डेफिनेशन अंडरलाइन कर लिए। उस डेफिनेशन के नीचे आपको सेम ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। मिल गया बेटा? तो अब जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान से देख, जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी तो किसी एक चीज का नाम नहीं है। कितनी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हमने? 4। कितनी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े बोल? 4। तो अब मैं क्या करूंगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए ऐसा नीचे ऐसे एक नॉट लगा दूंगा, सबस्क्रिप्ट यूज करूंगा, ऐसा नॉट लगा दूंगा। और अगर नॉट नहीं लिखा हुआ है मतलब किसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉट नहीं लगा मतलब इलेक्ट्रोलाइट की, और नॉट लगा हुआ है मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो फॉर्मूला निकाले थे किसके लिए निकाले थे? ये फॉर्मूला किसके लिए निकाले थे?
नॉन इलेक्ट्रोलाइट के, मतलब ये डेल्टा पी नहीं है, डेल्टा पी नॉट है। ऊपर नहीं लगा रहा, नीचे लगा रहा, ऊपर लगाते तो प्योर फॉर्म दिखाते हैं ना, नीचे लगा। ये डेल्टा टी भी किसके लिए बोल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अब जरा ध्यान से देखना, आई का एक फॉर्मूला और लिख रहा हूँ मैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। आई का एक फॉर्मूला और लिख रहा हूँ मैं, आई इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या है देख, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नीचे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है अपने पास, 4। पहली कौन सी है बोल, डेल्टा पी। तो इलेक्ट्रोलाइट का लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट का लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सही है। या फिर दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी बोल, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी बोल, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट का ऑस्मोटिक प्रेशर डिवाइडेड बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट का ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला। समझ में आया अच्छे से, यहाँ तक वेरी मच क्लियर है सबको, सबको एकदम अच्छे से समझा, ठीक है। एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं हम लोग इसके लिए, एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। ये देखिए आई की वैल्यू 2 क्यों आई थी बताना, ये यहाँ पर आई की वैल्यू 2 क्यों आई थी, क्योंकि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल क्यों हुई थी, क्योंकि आयन टूटा कितने में था, ये मॉलिक्यूल टूटा कितने में था, 2 आयन में ना। अगर ये 3 आयन में टूटता तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 आती। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि कितने आयन्स अंदर जाकर के बन जा रहे हैं डिवाइडेड बाय आपने डाले कितने आयन थे, वो भी आपको क्या देगा, आई। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कितना मॉलिक्यूल यूज़ किया था, 1, अंदर जाके कितना बन गया, 2, तो आई की वैल्यू कितनी है, 2। कैसे पता चला, 2/1। समझ में 5 मॉलिक्यूल डालता, कितना डालता, ध्यान से सुन, मैंने कितना मॉलिक्यूल डाला, अंदर जाके वो 15 बन गया, आई कितना रहेगा वो, 3 गुना हो रहा है ना, वो आपने ऐड किए 5 मॉलिक्यूल, अंदर वो 15 बन गया, मतलब 3 गुना बढ़ा है, तो आई की वैल्यू कितनी रहेगी, 3। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी 3 गुना बढ़ेगी, सही ना। तो कॉलिगेटिव सॉरी आई के लिए देख एक फॉर्मूला और लिख सकता हूँ मैं, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल से मेरा मतलब क्या है बेटा, आयंस, है ना। पार्टिकल मतलब कौन बेटा, आयंस। एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एक्चुअल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल ज़्यादा अच्छा रहेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल या फिर आयंस इन दी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एडेड। असल में सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल बन जा रहे हैं उसको डिवाइड कर दो, आपने कितना नंबर ऑफ मोल ऐड किया था। जैसे देख, ये अगर मैं रिएक्शन लिखता हूँ KCl गिवन K प्लस Cl माइनस, तो मैंने कितना नंबर ऑफ मोल ऐड किया, देख 1, और वो अंदर जाके क्या बन जा रहा है, 1 + 1 2, तो अंदर एक्चुअल में 2 मौजूद है और मैंने ऐड कितना किया था 1, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये भी एक फॉर्मूला होगी, सही है। एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, जितने फॉर्मूले टेक्स्ट बुक में दिया है सब मैं आपको बता रहा हूँ। एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशन होता है किसके साथ, मोलार मास ऑफ सोल्यूट के साथ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशन होता है किसके साथ बोल, मोलार मास ऑफ सोल्यूट के साथ। कैसा, डायरेक्ट या इनवर्स, इनवर्स। तो ऊपर क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो मोलार मास ऊपर इलेक्ट्रोलाइट का है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर इलेक्ट्रोलाइट की है और नीचे नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। मोलार मास किसका कहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रोलाइट का मोलार मास नीचे आ जाएगा और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का ऊपर। क्यों रे, इनवर्स रिलेशन है, समझ में आ रहा है। जब यहाँ पे फॉर्मूला रखोगे तो मोलार मास अपॉन के नीचे आएगा ना, और इसमें भी अपॉन के नीचे आएगा, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का ऊपर रहेगा और इलेक्ट्रोलाइट का नीचे रहेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो जरा ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोलाइट की, ध्यान से सुनेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलार मास है, इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलार मास है वो एक्चुअल मोलार मास है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलार मास है वो थ्योरेटिकल रहेगा। आप फॉर्मूले के जरिए कैलकुलेट करके निकालें, क्योंकि ये सब फॉर्मूला किसके लिए दिया हुआ है बोल, किसके लिए दिया है बोल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के। पर इलेक्ट्रोलाइट जो आपको वैल्यू देगा वो असल में जो वैल्यू है वो देगा, है कि नहीं। तो देख एक फॉर्मूला आपको और वहां पे दिया है, m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व्ड, ये लास्ट फॉर्मूला है। m मतलब कौन रे, m मतलब कौन बोल, मोलार मास, तो m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व्ड। अब इतने सारे फॉर्मूले दे तो दिया मैंने आपको, यूज खाली एक ही होता है, ये वाला बस,
इतने सारे यूज नहीं आते। डेफिनेशन किसकी मदद से लिखोगे बोल, डेफिनेशन किसकी मदद से, और न्यूमेरिकल में कौन सा यूज होगा, खाली ये होगा। सब मेरा, तो एक काम करते हैं ना, इन सारे फॉर्मूले को चेंज करते हैं। लेट अस चेंज ऑल दिस फॉर्मूला। कैसे चेंज होगा सब लोग बोर्ड पर देख। सबसे पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी बेटा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। हाँ बेटा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी ना, तो आई का फॉर्मूला क्या है देख, आई क्या रहेगा देख, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी नॉट। आई क्या रहेगा बोल, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी नॉट। यहाँ से डेल्टा पी को अकेला करो, क्या है बोल, डेल्टा पी, डेल्टा पी नॉट आई के साथ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो ये आई को ऐसे ही रहने दे, डेल्टा पी नॉट की वैल्यू क्या रहती है, x2 इंटू पी वन नॉट। हो गया करेक्शन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला क्या था, x2 इंटू पी वन नॉट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, I इंटू x2 इंटू पी वन, खाली I मल्टीप्लाई करते फॉर्मूला करेक्ट हो गया, खत्म। अच्छा, दूसरा वाला भी लिख सकते हो ना, कैसे देख, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या फॉर्मूला था, W2 M1 बाय M2 W1 इंटू पी वन नॉट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखने के लिए क्या कर देंगे, I मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया। ये पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी, खत्म। सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी बोल, सेकंड कौन सी बोल, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो बोल ये चारों में से कौन सा रिलेशन लो, बोल जल्दी। I इज इक्वल्स टू, बोले ना, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ से डेल्टा टी बी को अकेला करो, क्या हो जाएगा बोल, I इंटू डेल्टा टी बी नॉट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या फॉर्मूला था देख, ध्यान दे, क्या फॉर्मूला था बोल, के बी इंटू मोलालिटी। सेम फॉर्मूला रहेगा, खाली शुरू में आई आ जाएगा। या दूसरा वाला फॉर्मूला कैसे आ सकता है बोल, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है सेम, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला रहेगा, 1000 के बी W2 बाय M2 W1, खाली शुरू में आई मल्टीप्लाई रहेगा। असल में आपको एक फैक्ट बताऊं, ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के जो फॉर्मूले आपने लिखे ना, इन सब में भी आई है, इन सब में भी आई है, बस आपको दिख नहीं रहा है, I1 है। कितना है बोल, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप 10 डालोगे तो वो अंदर जाके भी कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। तो डिवाइड करो 10/10, आई कितना आ रहा है, 1। आई का फॉर्मूला है ना भाई, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दिस सोल्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल एडेड। आपने नॉन इलेक्ट्रोलाइट को अगर 10 ऐड किया रहेगा तो अंदर भी कितना मौजूद रहेगा, 10। तो एक्चुअल भी 10 है, ऐड किया हुआ भी 10 है, 10/10 आई कितना आएगा, 1। आई कितना आएगा बोल, 1 आई, है कि नहीं। तो इन सब में आई छुपा हुआ है, पर कितना है रे, इधर पे आई है, दिख नहीं रहा आपको, क्यों नहीं दिख रहा है बोल, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, सब जगह चाहिए तो इधर लिख लो। हाँ, यहाँ पे लिखते हैं, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई कितना होता है बोल, 1। तो इन सब में भी असल में आई था, तो लिख क्यों नहीं रहते सर, क्योंकि वो कितना था, 1। इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 रहेगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट के लिए बदल जाएगी आई की वैल्यू, कुछ और रहेगी, 1 तो नहीं रहेगी, कुछ और रहेगी। समझ में आ रहा अच्छे से। खैर, ये हो गया अपना बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। नेक्स्ट कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है बोल, नेक्स्ट कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट। चल बोर्ड पर देखेंगे सब लोग। तो थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। कौन सा रिलेशन लोगे इसमें से, थर्ड वाला ना, आई इज इक्वल्स टू, बोलो, आई इज इक्वल्स टू फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या हो जाएगा ये, डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू आई इंटू डेल्टा टी एफ नॉट इलेक्ट्रोलाइट। क्या आएगा बोल, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू डेल्टा टी एफ नॉट के एफ इंटू मोलालिटी। या फिर एक फॉर्मूला और क्या आएगा बोल, आई इंटू 1000 के एफ W2 बाय M2 W1। ठीक है। लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान से देखना कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, लास्ट वाला, आई इज इक्वल टू पाई बाय पाई नॉट। यहाँ से पाई क्या हो जाएगा बोल, आई इंटू पाई नॉट। तो पहला फॉर्मूला आई ऐसे ही, पाई नॉट का पहला फॉर्मूला क्या था,
MRT, ये आ गया फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू आई इंटू, क्या था सेकेंड फॉर्मूला, बोल जल्दी बोल, W2RT बाय M2 इंटू, खत्म हो गई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फिनिश। तो जो 2 दिन में 3 लेक्चर लगा करके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट को एक एक करके पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइट की खत्म हो गई। उन्हीं चारों फार्मूला को हमने क्या कर दिया, बोल मॉडिफाई। तो अभी तक हम लोग जो फार्मूला यूज कर रहे थे चैप्टर में वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन अब ये जितने भी डब्बों में फार्मूले लिखे हुए ये किसके लिए, सबके लिए, ये यूनिवर्सल फार्मूले है। क्या आप इस फार्मूले को नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, आई की वैल्यू 1 है, बन गया सेम फार्मूला। तो ये जो है ना, ये एग्जैक्ट फार्मूले, ये यूनिवर्सल फार्मूले है। आप नेट पे भी टाइप करोगे ना एक्सप्रेशन या फिर फार्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपको MRT फार्मूला नहीं आएगा, आपको IMRT फार्मूला है। आप टाइप करोगे ना एक्सप्रेशन फॉर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या फार्मूला फॉर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो आपको ये फार्मूला आएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू I1000 kB W2 by M2 into W1, या फिर ये I इंटू KB इंटू मोलालिटी। यानी ये यूनिवर्सल फार्मूला, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वैलिड है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है। क्या बोल रहे हो, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है सबको, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। बस इतना होता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो फिर आई अपने को निकालना पड़ता है। सबको एकदम अच्छे से समझा बेटा। अब इलेक्ट्रोलाइट में भी ना एक दिक्कत है, इलेक्ट्रोलाइट भी 2 टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में कितने टाइप के होते हैं, बोल 2। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को किसको बोलते हैं मालूम, ये जाएगा पानी के अंदर और पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। आप उसको 10 मोल डालोगे पूरा 10 मोल टूटेगा, 5 मोल डालोगे पूरा 5 मोल टूटेगा। इट विल डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाते हैं, बोल डिसोसिएट होते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरे डिसोसिएट नहीं होते, उसका कुछ परसेंटेज डिसोसिएट होता है, लाइक 1% या 2% ऐसा। आपने डाला 10 मोल, पर 10 मोल में से 9.9 मोल टूटेगा ही नहीं, जैसे वैसे ही रहेगा, खाली 0.1 मोल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब उसके लिए सब फॉर्मूला लगेगा क्या, हाँ लगेगा, लेकिन उसके लिए आई आप ऐसा रिएक्शन लिख के नहीं निकाल सकते। रिएक्शन लिख के निकाल सकते हो क्या, नहीं। उसके लिए आई निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना, उसके लिए आई निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कितना % डिसोसिएशन हुआ, 1%, 2%, 3%, 4%। तो असल में इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाकर के कितना % टूटने वाला है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग एक वैल्यू निकालते हैं जिसका नाम है डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या नाम है बोल, क्या नाम है बोल, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अल्फा से दिखाते हैं, किससे दिखाते बोल, समझ, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है 0.1, तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.1 इंटू 100 10, यानी कितना % टूट रहा है, खाली 10%। अल्फा की वैल्यू आ रही 0.25, मतलब 25% डिसोसिएट हुआ है, 75% ऐसे ही है, टूटा ही नहीं है, जैसा डाले थे वैसे ही है। अल्फा की वैल्यू है 0.05, मतलब सिर्फ 5% डिसोसिएशन हुआ है, बस। समझ में आ रहा है। तो अगर एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, थोड़ा बहुत टूटेगा बाकी का वैसे ही रहेगा, बोले मैं नहीं टूट रहा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके लिए अगर आपको इस आई की वैल्यू निकालना है, देन यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो आपको ये बताता है कि कितना % इलेक्ट्रोलाइट टूटने वाला है। तो इस चैप्टर का जो लास्ट फॉर्मूला है, जो लास्ट डेरिवेशन है, जो लास्ट थ्योरेटिकल पॉइंट है, वो आपको यही बताता है, रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सब मगजमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए करने की जरूरत है क्या, नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फंडा एकदम सीधा है, तोड़ दो जितने आयन बन रहे, काम खत्म है, पता चल जाएगा, है कि नहीं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको अल्फा भी पता होना चाहिए। तो देख लास्ट डेरिवेशन का हेडिंग आपको क्या दिया, देख वेंट ऑफ फैक्टर एंड दी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिला। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, कितना डिसोसिएशन हो रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से क्या बोल रहा हूँ। तो वो एक लास्ट डेरिवेशन है चैप्टर की, उसके बाद चैप्टर के सारे डेरिवेशन फॉर्मूला थ्योरी खत्म है, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स बच जाते हैं, वो करके चैप्टर फिनिश करें। समझ में आ रहा अच्छे से। लेकिन उससे पहले आपको ना पेज नंबर 42 के ऊपर ब्लू बॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है, देख क्या बोला, देख इफ 1.25 मोलार सुक्रोज सोल्यूशन हैज डेल्टा TF ऑफ 2.32 डिग्री सेल्सियस। 1.25 मोलार का सुक्रोज का सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है, सुक्रोज मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
तो उसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बोल, उसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बोल 2.32 डिग्री सेंटीग्रेड. What will be the expected value of delta TA for 1.25 मोलर CaCl2 solution? कितना रहेगा बोल 3 टाइम्स. नहीं समझा, कॉन्सेंट्रेशन सेम लिया है पर पहले सुक्रोज था, अब कौन है CaCl2. CaCl2 नॉन इलेक्ट्रोलाइट है क्या, इलेक्ट्रोलाइट है. कितने आयन में टूटता है वो 3 आयन में टूटता है. तो उसके I की वैल्यू कितनी रहेगी 3. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी 3 गुना बढ़ेगी. तो पहले कितना था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2.32, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर बोल कितना आएगा 6.96 डिग्री सेंटीग्रेड. वो उसका आंसर है. 1 मार्क्स का क्वेश्चन MCQ में भी आ सकता है. क्या आंसर है उसका बोल 6.96. कैसे निकाले समझा रे. ये CaCl2 की रिएक्शन देख सामने लिखी हुई. CaCl2 के लिए I कितना रहता है बोल 3 है ना भाई. 2 आयन में टूट रहा है मतलब I का वैल्यू 2 है, तभी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 गुना बढ़ी है. 3 आयन में टूट रहा है मतलब 3 है, ठीक है ना. 2 आयन में टूटा मतलब I की वैल्यू 2 है, 3 आयन में टूटा मतलब I की वैल्यू 3. समझ में आ रहा अच्छे से. तो भाई CaCl2 3 आयन में टूटेगा, I की वैल्यू 3 रहेगी, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने गुना से इंक्रीज होगी 3 गुना से इंक्रीज होगी. तो जो भी वैल्यू है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया. समझा अच्छे से. ये पूरा लिखो फिर लास्ट फार्मूला करते हो फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना. राइट इट डाउन. नाम है इसका CH3COOH एसिटिक एसिड. क्या बेटा एसिटिक एसिड. अभी अपने आयन्स में टूटेगा. अच्छा वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हमेशा डबल एरो से दिखाते हैं, सिंगल एरो से नहीं दिखाते. अभी अपने आयन्स में टूटेगा. कौन कौन से आयन बनाएगा देख. पहला आयन इधर बनेगा CH3COO- एसिटेट आयन. कौन सा आयन एसिटेट आयन. और दूसरा आयन इधर बनेगा H+ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन, या उसको प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है. तो ये 2 आयन यहाँ पर बन रहे हैं, एक एसिटेट आयन बन रहा है और एक H+ आयन बन रहा है. अब समझो मैं बोल रहा हूँ कि अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 है. अल्फ़ा कितना है बोल, मतलब कितना परसेंट टूट रहा है. 0.1 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कितना आएगा ये 10%. इसका मतलब ये जो आयन्स बने होंगे ये कितने बने होंगे बोल 10% के बने होंगे. बाकी का 90% आयन बनेगा क्या, जैसा था वैसा ही रहेगा. अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0.3 है इसका मतलब 30% ब्रेक हुआ है, यानी जो आयन बने हुए होंगे वो कितने परसेंट बने होंगे 30%. अब बिना टूटा हुआ एज इट इज़ कितना परसेंट बचा होगा 70%. अगर परसेंटेज हटाते हैं तो अपॉन के नीचे क्या आता है बोल 100. तो ये 2 0 की वजह से 0.2 नंबर पीछे जाएगा 0.1. सही है. तो ये आयन कितना बन रहा है देख 0.1. ये तो अल्फ़ा की वैल्यू थी ना. ये भी कितना बन रहा है देख 0.1. किसकी वैल्यू है ये अल्फ़ा की. सेम इधर देख कितना बन रहा है ये 0.3. किसकी वैल्यू है ये अल्फ़ा की. सेम इधर भी. मतलब जितना अल्फ़ा दिया होता है ना उतना ही फ्रैक्शन बनता है किसका बोल आयंस का. अब बचा हुआ कितना रहता है वो देख. ये 90% है. अपॉन परसेंटेज हटाएंगे अपॉन के नीचे 100. 2 0 कटा 0.2 नंबर पीछे कितना आ गया 0.9. ये कितना रहेगा देख 100 से डिवाइड करोगे 0.7. एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जब ये दोनों 0.1 थे, अल्फ़ा 0.1 था, तो बचा हुआ कितना था 0.9. दोनों मिला आंसर कितना आएगा 1 आएगा. सही है ना. अल्फ़ा 0.3 था तो बचा हुआ कितना है जो टूटा नहीं कितना है 0.7. दोनों मिला आंसर कितना आएगा 1. इसका मतलब अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू अल्फ़ा है, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू अल्फ़ा है, तो आयंस कितने बनते हैं बेटा अल्फ़ा. आयंस कितने बनते हैं अल्फ़ा. ये फ्रैक्शन बनता है आयंस का. और जो टूटा नहीं अनडिसोसिएटेड एज इट इज़ है वो कितना रहता है बोल 1 माइनस अल्फ़ा. देखना 1 माइनस 0.1 कितना आएगा 0.1. 1 माइनस 0.3 कितना आएगा 0.6. तो जब भी डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन होने के बाद जो आयंस बनते हैं उनका फ्रैक्शन कितना रहता है बोल, उनका कंसंट्रेशन कितना रहता है अल्फ़ा. और जो बिना टूटा हुआ है अनडिसोसिएटेड है वो कितना बचता है बोल 1 माइनस अल्फ़ा. ये पॉइंट समझ में आ गया है तो मैं डेरिवेशन स्टार्ट करूँ. ये पॉइंट समझा. लेट्स सी द डेरिवेशन. सब लोग डेरिवेशन देखेंगे बेटा. तो समझो हमने कोई तो भी रैंडम वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसका 1 मोल लिया. कितना मोल लिया बेटा 1 मोल. कंसिडर अ सॉल्यूशन ऑफ
1 मोल ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम रख दिया मैंने AXBY। क्या नाम रख दिया बोल? AXBY। जैसे मिसाल के तौर पर CaCl2, तो ये Ca की जगह देख मैंने A लिख दिया। Ca कितना है? 1 है ना, तो 1 की जगह पे X लिख दिया। Cl की जगह पर क्या लिख दिया मैंने? B। कितना है वो? 2, तो उसकी जगह पे Y। ऐसा कुछ भी एक रैंडम AXBY। ये कटायन है या आनायन है? कटायन का नंबर है या आनायन का नंबर? ये टूटेगा कैसा? दिख टूटेगा कैसे बोलिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट है मतलब थोड़ा बहुत डिसोसिएट होगा ना, डबल एरो दिखाने। पहला आयन किसका बनेगा बोल? ए का। कितने आयन बनेंगे इसके? एक्स आयन। देखना इधर कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम का आयन भी कितना बनेगा? 1 ही बनेगा ना। और क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन का आयन 2 बनेगा। तो देख इधर ए एक्स है तो उसके आयन कितने बनेंगे? एक्स। बी वाई है तो उसके भी आयन कितने बनेंगे? वाई। अब उसके ऊपर चार्ज कितना आने वाला है? तो चार्ज उल्टा आता है। इधर ध्यान से देख, कैल्शियम क्लोरीन, कैल्शियम कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? 2। क्रॉस करो इसको, तो 2 कैल्शियम के साथ जा रहा है ना, तो कैल्शियम पे चार्ज आएगा 2+। अब 1 Cl के साथ जा रहा है, उस पर चार्ज आएगा -1। उल्टा रिलेशन होता है। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, समझ में आ रहा है? जब भी फॉर्मूला दिया होता है ना, तो जो कटायन और अनायन है उसके ऊपर चार्ज कितने आने वाले हैं उसको क्रॉस करके निकाल। तो देख बता मेरे को, ए के ऊपर चार्ज कितना आएगा? इधर ध्यान दे, ए बी, ए है एक्स, बी है वाई, क्रॉस कर दो तो ए पे चार्ज कितना आएगा? देख y+, और बी पे चार्ज कितना आएगा? x-। तो ये मैंने डिसोसिएशन की रिएक्शन दिखा दी, एकदम अच्छे से समझा। अब जरा ध्यान से देख मैं क्या लिख रहा हूँ। सब बोर्ड पर देखेंगे आप। इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स, एकदम शुरुआत में जैसे ही मैंने सोल्यूशन में सॉल्यूट को डाला हो तो नंबर ऑफ मोल कितने रहेंगे? AXBY का कितना नंबर ऑफ मोल डाला था मैंने? 1। तो AXBY का कितना नंबर ऑफ मोल रहेगा बोल? 1। अभी जस्ट मैंने ऐड किया, डिसोसिएशन फौरन स्टार्ट हो जाएगा क्या? नहीं, तो अभी डिसोसिएशन हुआ भी नहीं, तो आयंस कितने रहेंगे बोल? 0 0 इनिशियली। आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स, तो डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल कितना रहेगा? अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो आयंस के कितने नंबर ऑफ मोल बनेंगे? अल्फा अल्फा। और जो बिना टूटा हुआ AXBY वो कितना रहेगा? 1 - अल्फा। अब समझे क्यों समझाया था? अगर समझ में आ गया तो आप एक स्टेप में इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ यहाँ पर बना दिया, तो ज़रा ध्यान से देखना। आपने इनिशियली कितने नंबर ऑफ मोल ऐड किए थे? 1। AXBY को 1, ये दोनों थे क्या? नहीं, बस आपने 1 मोल डाला था AXBY को। लेकिन डिसोसिएशन के बाद सोल्यूशन के अंदर एक चीज़ नहीं है, 3 चीज़ें। कितनी चीज़ें बोल? 3। एक ये वाला आयन है, एक ये वाला आयन है, और बिना टूटा हुआ ये भी है। ये वाले आयन कितने मौजूद है? अल्फा। ये वाले कितने मौजूद है? अल्फा। ये वाला कितना मौजूद है? 1 - अल्फा। तो टोटल आयन कितना है डिसोसिएशन होने के बाद? टोटल आयन कितना है डिसोसिएशन होने के बाद? तीनों को ऐड कर देंगे ना यार। समझ, इसका 2 मोल मौजूद है, इसका 2 मोल मौजूद है, और इसका 4 मोल मौजूद है, तो टोटल कितना रहेगा? 8 ना। कैसे निकाल रहे हो? ऐड करके। तो इसका नंबर ऑफ मोल इतना है, इसका नंबर ऑफ मोल इतना है, बिना टूटे हुए का नंबर ऑफ मोल इतना है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना रहेगा? तीनों को क्या करेंगे? ऐड। ओरिजिनली आपने कितना डाले थे? 1 मोल डाले, लेकिन डिसोसिएशन होने के बाद कितना नंबर ऑफ मोल है? तीनों ऐड करेंगे। तो सब लोग बोर्ड पर देखना, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन होने के बाद कितना नंबर ऑफ मोल बचा है? सब लोग ध्यान से देखना, कितना नंबर ऑफ मोल बचा है? 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। सही है, इज इट वेरी मच क्लियर? लेकिन यार इधर देख, इधर नंबर भी तो है ना, इधर नंबर भी है ना, तो अल्फा को x से मल्टीप्लाई करेंगे ना। यहाँ अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा? y से। जैसे अभी हमने CaCl2 के केस में देखा था कि अगर इसका 0.1 मोल है, जब ये अपने आयन में टूटा Ca2+ Cl-, ये तो 0.1 ही रहेगा, ये भी 0.1 रहेगा, लेकिन 2 बने ना उसके, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कितना लिखेंगे? 0. तो कॉन्सेंट्रेशन को, ये जो शुरू में कोएफिशिएंट रहता है उससे क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। तो ये अल्फा अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा बोल? x और y से। तो यहाँ पर अल्फा नहीं आएगा, इधर क्या बोल? x अल्फा और y अल्फा।
अब तीन चीज़ें यहाँ पर है जिनके पास अल्फा है, कौन कौन देख, कौन कौन बेटा, ये और ये। तो इस पहले वाले वन को ऐसे रहने दो, पहले वाले वन को ऐसे रहने दो, तीनों में से अल्फ़ा का कॉमन निकल, प्लस अल्फ़ा, क्या बेटा, प्लस अल्फ़ा। तो देख यहाँ से अल्फ़ा चले गया तो कौन बचा, पॉजिटिव एक्स, यहाँ से अल्फ़ा चले गया तो कौन बचा, पॉजिटिव वाई, यहाँ से अल्फ़ा गया तो बोल माइनस वन। अगर मैं x प्लस वाई की जगह पर n रख दो, x प्लस वाई की जगह पर क्या रख दो, ये n क्या दिखा रहा है, डिसोसिएशन के बाद कितने आयंस बन रहे, इधर कितने बन रहे थे, इसका x और इसका y, टोटल कितना बन रहा है, x प्लस वाई। तो ये n क्या दिखा रहा है बोल, टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस वन। ये मुझे क्या मिला बोल, ये मुझे क्या मिला देख, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन। ओरिजिनली आपने कितना नंबर ऑफ मोल डाले थे, 1। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आई का एक फॉर्मूला दिया है, वेंट ऑफ फैक्टर का एक फॉर्मूला दिया मैंने आपको। वेंट ऑफ फैक्टर बराबर होता है एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल या फिर आयन इन सॉल्यूशन, ऐसा भी लिख सकते हो, आफ्टर डिसोसिएशन। जितना डिसोसिएशन होना था हो गया, उसके बाद जो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल बचा हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, उसको डिवाइड करते हैं किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड, जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड किया गया था उससे। तो दोनों का वैल्यू है अपने पास, आई इज इक्वल्स टू डिसोसिएशन होने के बाद कितना नंबर ऑफ मोल बचा है बोल, नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना बचा है, 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्चुअल में कितना नंबर ऑफ मोल ऐड किए थे, 1 अपॉन के नीचे का 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा, क्या आ गया, आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस वन। ये आ गया रिलेशन आई और अल्फ़ा के बीच में, खत्म। ये आ गया रिलेशन आई और अल्फ़ा के बीच में। ये रिलेशन का भी यूज़ करना मालूम, जब आपको अल्फ़ा दिया रहेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया रहेगा और आई निकालना रहेगा, वेंट ऑफ फैक्टर निकालना रहेगा। अल्फ़ा दिया है और वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, लेकिन कभी कभी उल्टा करता है, वेंट ऑफ फैक्टर पता रहता है अपने को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, वेंट ऑफ फैक्टर पता रहता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना रहता है। तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखो। ये आई को ऐसे ही रहने दे, ये +1 है ना, यहाँ आएगा तो वहाँ बचा कौन, अल्फ़ा इंटू n माइनस वन। ये n माइनस वन इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा तो अल्फ़ा किसके बराबर हो गया फिर बोल, i माइनस वन डिवाइड बाय ये सेकेंड फॉर्मूला। ये कब यूज़ करना है बोल, जब i दिया हुआ रहेगा और अल्फ़ा निकालो। सर n कैसे निकालूँ, n कैसे निकालूँ सर, अरे बता दिया ना n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आयन। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी जो एग्जांपल दिया था मैंने आपको, CH3COH कैसा टूटेगा बोलिए, कैसे टूटेगा, एक आयन बनेगा CH3COO माइनस और एक आयन बनेगा H प्लस। तो ये कितना बना है, देखिए कितना बना है 1, ये भी कितना बना है 1, तो टोटल आयन कितने बन गए 1 + 1 2, यानी n की वैल्यू कितनी है 2 है। रिएक्शन लिखो n मिल जाएगा, रिएक्शन लिखो n मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आयन जो रहता है वही अपना n रहता है। इज इट वेरी मच क्लियर। यहाँ पर सारे फॉर्मूले, सारा डेरिवेशन, सारी थ्योरी खत्म हो चुकी है। आप कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए उसको फिनिश करके चैप्टर फिनिश कर, समझ में आ रहा अच्छे से, फटाफट लिखो इसको। सॉल्व एग्जाम्पल में देखेंगे पहले प्रॉब्लम नंबर 2.10। बात नहीं, देखो 2.10 में क्या बोला उसने, 0.2 मोलाल एक्वियस सोल्यूशन, 0.2 मोलाल मतलब क्या दिया हुआ है, मोलालिटी। तो मोलालिटी दी हुई है बेटा अपने को 0.2 मोलाल, इधर देख मोलालिटी दी है 0.2 मोलाल। आगे देख, एक्वियस सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट कौन है रे, वाटर। एक्वियस सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट कौन है, वाटर। 0.2 मोलाल एक्वियस सोल्यूशन ऑफ KCl फ्रीजेज एट। अब ये सोल्यूशन जितने डिग्री पर फ्रीज हो रहा है वो बता रहा है, यानी कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है TF, कितना दिया है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, -0.680 डिग्री सेल्सियस। आगे देखो, कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर, क्या निकालना है बेटा, वेंट ऑफ फैक्टर आई निकालना है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और क्या निकालना है बोल,
ऑस्मोटिक प्रेशर, आई निकालना है और पाई निकालना है, आई और पाई, वेंटो फैक्टर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना, ऑफ द सोल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। के एफ की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया के एफ बोल, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अच्छा के एफ नहीं भी देगा ना, अगर वाटर है तो ये वैल्यू याद रखो, वाटर के लिए के एफ फिक्स होता है, वाटर के लिए के एफ कितना होता है बोल, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अच्छा उधर एक पॉइंट और मेंशन होना चाहिए था, उसने नहीं किया, मोलालिटी एंड मोलारिटी आर सेम, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए था उधर, मोलालिटी एंड मोलारिटी आर सेम, लिख लो उधर, मोलालिटी एंड मोलारिटी आर सेम। न्यू टेक्स्ट बुक में लिखा है क्या, देख नहीं लिखा, सही है, यानी मोलालिटी 0.2 है और मोलारिटी भी कितनी है बेटा, 0.2 है, ठीक है। चल स्टार्ट करते, सब लोग बोर्ड पर देख। सबसे पहले सॉल्वेंट कौन सा है रे, सॉल्वेंट इज वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यानी TF नॉट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना रहता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री। डेल्टा TF निकाल सकता हूँ मैं, और इज द फॉर्मूला TF नॉट माइनस TF, TF नॉट है 0 और TF कितना है रे, माइनस 0.680, कितना हो जाएगा ये, प्लस 0.68 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना रहेगा, सेम ही रहेगा ना, 0.68 केल्विन, क्या क्या डेल्टा TF। अब डेल्टा TF का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, डेल्टा TF का फॉर्मूला बताओ बेटा, KF इंटू मोलालिटी ना, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट है, आई से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब में से क्या निकालना है अपने को, आई निकालना है, उसको अकेला करो, आई इज इक्वल्स टू डेल्टा TF बाय KF इंटू मोलालिटी। डेल्टा TF कितना है बोल, 0.6 है, KF 1.86, मोलालिटी 0.2, इसको सॉल्व कर देंगे, आई आ जाएगा। समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना, सॉल्व करके बताता हूँ आपको। अच्छा आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे शायद, अगर नहीं भी सोचेंगे तो मैं तुम्हारे दिल में ये डाउट डाल देता हूँ, सर KCl बोला है ना, वो क्या बोला है, KCl, तो सर KCl जो है वो टूटेगा ऐसे, K प्लस Cl1, 2 आयन बन रहा है, आई का वैल्यू 2 रहेगा ना सर, बात खत्म है कि नहीं, क्योंकि KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूटता है, तो आई का वैल्यू कितना है सर, 2, एक का 2 आयन बन रहा है तो आई का वैल्यू कितना है बोल, 2, तो इतनी मेहनत का कर रहे सर। KCl 100% ब्रेक डाउन करेगा, ये आप उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक बोलेगा नहीं। अगर ऐसा यहाँ पर लिखा रहता कि KCl डिसोसिएट्स कम्प्लीटली, ऐसा लिखा रहता KCl डिसोसिएट्स कम्प्लीटली, तब आई की वैल्यू कितनी रहती बोल, 2 रहती, सीधा सीधा 2, मेहनत करने की जरूरत नहीं, लेकिन इधर बोला है क्या, नहीं, तो यहाँ पर आई आएगा 2 के करीब करीब में ही आएगा, लेकिन 2 नहीं। ऐसा समझो KCl 98% 99% टूट जाएगा, पूरा नहीं टूटेगा, पूरा टूटता तो ये बात सही रहती। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा अच्छे से, देखते कितना आ रहा है, देखो मैं वैल्यू निकालता हूँ इसकी, देख 0.68 डिवाइड बाय 1.86 डिवाइड बाय 0.2, आंसर आ रहा है 1.83, कितना आ रहा है बोल, 1.83। वेंटो फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, देख रहे हो ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, 2 के करीब आ रहा है, पर 2 आ रहा है क्या, नहीं। तो ऐसा तब तक नहीं मानने का बेटा जब तक क्वेश्चन में ना बोला हो कि कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा, अगर बोल देता कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा तो हम लोग डायरेक्ट करते, आई का वैल्यू 2, समझ में आ रहा अच्छे से। चल आगे देखेंगे, और क्या निकालना था मुझे, आई के अलावा और क्या निकालना था, ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, टेल मी, MRT, लेकिन शुरू में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आई आया मेरे को 1.83, मोलारिटी भी कितना लेना है 0.2, R 0.08206, सर ये तो दिया ही नहीं है, मत देने दे, आपने को पता है वो कितना होता है कि नहीं। टेम्परेचर कितना लेने बोला था उसने, टेम्परेचर कितना लेने बोला था उसने, ध्यान दो, टेम्परेचर उसने लेने बोला मेरे ख्याल से 0 डिग्री सेल्सियस, देख रहे हो 0 डिग्री को केल्विन में बदलोगे तो 273, और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर चाहिए तो 15, तो 273.15, ये पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे आपको ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा, 1.83 इंटू 0.2 इंटू 0.08206 इंटू 273.15, आंसर आ रहा है 8.2, कितना आ रहा है बेटा बोल, 8.2, और यूनिट ये 0.08206, इसका यूनिट क्या रहता है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, एटमॉस्फेयर ना, तो ये भी किस में आएगा, एटमॉस्फेयर। खत्म हो गया ये, फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2.11,
बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2.11 देखेंगे सब लोग। 0.01 मोलाल, 0.01 मोलाल मतलब क्या दिया बोल? मोलालिटी। क्या दिया बोल? मोलालिटी। कितना दिया? 0.01 मोलाल। ध्यान दे, 0.01 मोलाल एक्वियस सोल्यूशन, एक्वियस फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन। एक्वियस मतलब वाटर इज सॉल्वेंट। एक्वियस फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन फ्रीजेज एट, सोल्यूशन कितने डिग्री पर फ्रीज हो रहा है वो बता रहा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिया है, नॉट नहीं लगाएंगे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है बोल? -0.021 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए बेटा, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या निकालना है बोल? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा निकालना है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। केएफ का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है बोल? नहीं भी देता तो अपने को पता होना चाहिए, वाटर के लिए केएफ की यही वैल्यू होती है, केल्विन केजी पर मोल, 1.86। ठीक है ना? और कुछ दिया है क्या? नहीं, और कुछ नहीं दिया। चल बोर्ड पर देखेंगे बेटा सब लोग, सब बोर्ड पर देखेंगे। मुझे अल्फा निकालना है। अल्फा डायरेक्ट नहीं आएगा, अल्फा के लिए पहले आपको आई पता करना। तो आई कैसा पता करूँगा? देख, सॉल्वेंट कौन है बेटा? सॉल्वेंट इज, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट 0 डिग्री। डेल्टा TF का फॉर्मूला बोलो, TF नॉट माइनस TF, तो डेल्टा TF हो जाएगा, TF नॉट है 0 माइनस TF कितना है? -0.021, माइनस, तो डेल्टा TF कितना आ रहा है बोल? डेल्टा TF कितना आ रहा है? 0.021 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में भी कितना रहेगा? सेम ही रहेगा। ये आ गया मेरे को डेल्टा TF। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा TF? टेल मी। I इंटू KF इंटू मोलालिटी। यहाँ से I निकाल लोगे, डेल्टा TF बाई KF इंटू मोलालिटी। सर एग्जैक्टली सेम चला, हाँ चल एग्जैक्टली सेम। डेल्टा TF कितना रहे बोल? 0.021, KF 1.86, मोलालिटी 0.01। सॉल्व करते हैं इसको। देखो आप कैसे करोगे इसको, लॉग से सॉल्व करना होगा। तो इधर 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इधर 3 नंबर के बाद पॉइंट है, तो इसको 0 कर दो। ये भी 3 नंबर के बाद हो, 3 नंबर के बाद पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ऊपर 21 नीचे 10, वो 10 के से पॉइंट 1 नंबर आगे चले जाए। क्या बन गया? 21/18.6। और उसको लॉग से करो, समझ में अच्छे से। तो आपको आंसर आएगा 0.021 डिवाइड बाय 1.86 डिवाइड बाय 0.01, 1.129 या 1.13 कितना है बोल? 1.13। ये आई आ गया। आई निकालना था क्या? अल्फा। अभी एक फॉर्मूला दिया ना मैंने आपको, अभी एक फॉर्मूला दिया ना, क्या फॉर्मूला दिया बोल? अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1। सर आई मिल गया है, N कैसे निकालूं? तो N के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? रिएक्शन। कौन सा एसिड बोला है बोल? सॉल्यूट कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला पता है? फॉर्मिक एसिड HCOOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड। हैंड्स में पाए जाते हैं, चींटियों में फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला, सबसे पहला कंपाउंड यही है, फॉर्मिक एसिड। इसके बाद आता है एसिडिक एसिड। समझ आ रहा अच्छे से? तो फॉर्मिक एसिड कैसे टूटेगा? देख, फॉर्मिक एसिड कैसे टूटेगा बोल? एक तो COO माइनस आयन बनेगा, COO माइनस, ठीक है ना, और एक H प्लस, सॉरी HCO माइनस, फॉर्मेट और हाइड्रोजन। कितने आयन बन रहे? देख 2, तो N का वैल्यू कितना रहेगा? 1 + 1 = 2। वैल्यू पुट कर, I की वैल्यू 1.13 - 1, N का वैल्यू 2 - 1, कितना हो जाएगा ये? 1.13 - 1 0.13, 2 - 1 1, तो अल्फा कितना आ रहा है? 0.13। परसेंटेज में कितना है करे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 नंबर आगे जाएगा, 13%। खत्म हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2.11। आगे देखेंगे सब लोग, प्रॉब्लम नंबर 2.12। क्या बोले देख 2.12 में? 2.12 देखेंगे बेटा सब लोग। 3.4 ग्राम ऑफ CaCl2, 3.4 ग्राम ऑफ CaCl2, CaCl2 सॉल्यूट है। 3.4 ग्राम मतलब मास दिया है, सॉल्यूट का मास यानी W2 ना, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया बोल? मास ऑफ सॉल्यूट 3.4 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया 3.4 ग्राम। आगे देखो, CaCl2 इज डिजॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। 2.5 लीटर ऑफ वाटर मतलब वॉल्यूम दिया है, कितना दिया बोल? 2.5 लीटर। आगे बढ़, एट 300 केल्विन टेम्परेचर दिया है, कितना बेटा? 300 केल्विन। आगे देख, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन? क्या निकालना है? पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन
वेंट ऑफ फैक्टर फॉर CaCl2 इज, वेंट ऑफ फैक्टर मतलब क्या दिया है, आई, कितना दिया बोला, आई 2.47। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड पर देख। पाई का फॉर्मूला बता क्या होता है, एक तो MRT होता है, एक और फॉर्मूला है ना अपने पास W2 वाला, बोल W2RT बाय M2 इंटू V। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोल आई से। देख जरा क्या क्या पता है, आई मालूम है, जी सर मालूम है, W2 भी मालूम है, R भी पता है, टेम्परेचर भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, M2 लगेगा अपने। तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकालते पहले, मोलार मास ऑफ CaCl2, इधर ध्यान से देख, M2 इज इक्वल्स टू, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है बोल, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कितना बेटा 40, क्लोरीन का 35.5, कितना क्लोरीन है इधर 2, चाहिए तो पहले ऐसा लिखो, एक कैल्शियम 2 क्लोरीन, तो कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5, कितना आएगा ये 41 जा 40, 35 का डबल 70 और आधे का डबल 1, 70 और 1 71, कितना आ जाएगा बोलिए, 1 है ना 111। कैल्शियम का 40 होता है कि 20 होता है रे, एक बार कंफर्म करने दे, रुक। चालीस है, हाँ 40। चल इधर देखेंगे सब लोग, कितना आ रहा है ये 111, ये मेरे को क्या मिल गया बोल, M2, यूनिट क्या रहती है इसकी, ग्राम पर मोल। अब रखो फॉर्मूला आ जाएगा, पाई का फॉर्मूला होता है I W2RT बाय M2 इंटू V। सबका यूनिट खाली एक बार चेक कर लो, यूनिट बराबर है कि नहीं, ये ग्राम में है सही है, ये लीटर में देख, या तो लीटर में होना चाहिए, डेसीमीटर क्यूब, दोनों सही है ना, केल्विन ये भी सही है, ये ग्राम पर मोल सब सही है ना। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा देख, आई की वैल्यू 2.47, W2 3.4, R 0.08206, टेम्परेचर 300 डिवाइड बाय M2 111, वॉल्यूम 1। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओह सॉरी 2.5, ठीक है, I'll tell you the answer, 2.47 into 3.4 into 0.08206, 300, 111, 2.5, 0.745, ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.745 और यूनिट क्या रहेगा बेटा इसका, एटमॉस्फेयर। खत्म, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2.12। आगे देखेंगे, हटाई पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 2.13, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, ये बात नहीं। 2.13 देख, 2.13 क्या पूछा, पहले मेन क्वेश्चन पढ़ो। वो विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, नीचे कुछ सोल्यूशन दिए, आपको बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, एंड विच हैव मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे कम रहेगा। पहले मेरे को एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये दोनों ही कौन है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसने पूछा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन किसका ज़्यादा रहेगा, मतलब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा रहेगी, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किसका कम रहेगा, मतलब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किसकी कम रहेगी। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा रहेगी, किसकी कम रहेगी, जिसके सॉल्यूट सबसे ज़्यादा रहेंगे उसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा, और जिसके सॉल्यूट सबसे कम रहेंगे उसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सबसे कम रहेगी। अब कौन कौन सा सोल्यूशन दिया है देख, अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, ऐसा मान के चलो कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, 4 सोल्यूशन है। पहला है 0.1 मोलार KCl, पहला क्या है बोल 0.1 मोलार KCl, दूसरा क्या है बोल, दूसरा 0.05 मोलार NaCl, तो सेकेंड है B 0.05 मोलार NaCl, थर्ड क्या है बेटा, थर्ड बोलो 1 मोलार AlPO4, और लास्ट वन 0.1 मोलार MgSO4। तो अगर आपको चेक करना है इसमें किसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है और किसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सबसे कम है,
तो आपको पता करना पड़ेगा किस में नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा रहेंगे और किस में नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम रहेंगे, या किसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा रहने वाला है और किसका सबसे कम। तो उसके लिए आपको रिएक्शंस तोड़ना पड़ेगा, डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। KCl कैसे टूटेगा बोल? K प्लस Cl माइनस, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। NaCl कैसे टूटेगा बोल? Na प्लस Cl माइनस, वेरी इजी। AlPO4, AlPO4 एक एल्यूमिनियम बनेगा और एक PO4 बनेगा, एक एल्यूमिनियम और एक PO4। एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, उसके ऊपर आएगा 3+ चार्ज और इस पे 3-, Al3 प्लस PO4 3-। ये कैसे टूटेगा बोल? एक Mg और एक SO4, Mg पे 2+, SO4 पे 2-। मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है ना, या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, SO4 और किसी ग्रुप में जानते हो आप, किसी कंपाउंड में SO4 आता हो, सबसे फेमस कोई आपको पता है H2SO4, कौन? H2SO4। तो इसमें SO4 को अलग कर दे, 2 हाइड्रोजन को अलग कर दे, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज आता है? +1, तो 2 हाइड्रोजन पे +2, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस पर कितना आएगा? -2। अगर इस पर -2 है तो इस पर +1। समझ रहे? वैसे तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, Mg2+ आएगा, सेकेंड ग्रुप +2, थर्ड ग्रुप +3, फर्स्ट ग्रुप +1। ये सोडियम और पोटाशियम पे +1 क्यों आया? पहले ग्रुप में सोडियम पोटाशियम पे +1 क्यों आया? क्योंकि वो पहले ग्रुप में। समझ में आ रहा है? मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में आता है 2+ और एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप में आता है इसीलिए 3+। चल आगे देखेंगे। तो सारी रिएक्शंस को तोड़ दी है ना। कितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इसका? 0.1 मोलर, तो इन दोनों का भी कितना रहेगा? 0.1, 0.1। क्यों ले रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि उसने बुक में बोला है मुँह खोल के कंप्लीट डिसोसिएशन, तो पूरा टूटेगा। इसका 0.1, तो टोटल कितना बनेगा बोल? 0.1 + 0.1 कितना आएगा? 0.2 मोलर। इधर आ, इसका 0.05, तो इसका 0.05 और इसका भी टोटल कितना बनेगा बोल? 0.05 + 0.05 कितना हो जाएगा ये? 0.1। सही है। नेक्स्ट वन, ये 1 मोलाल था ना, तो ये भी कितना बनेगा? एक ही है ना, ये भी 1 मोलाल और ये भी 1 मोलाल, तो टोटल कितना आएगा? 1 + 1 2 मोलाल। इधर ये 0.1 था, ये भी 0.1, ये भी 0.1, टोटल कितना बनेगा बोल? तो इन चारों वैल्यूज को देख और मुझे बता किसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। किसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है? C, 2 मोलार। तो हम लोग लिखेंगे सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AlPO4 आफ्टर, ध्यान दे रहे, आफ्टर डिसोसिएशन इज मैक्सिमम, therefore its colligative property will be maximum। तो सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या रहेगी बोल? मैक्सिमम। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन किसका है? AlPO4। तो आंसर में आएगा AlPO4, या फिर कितना कॉन्सेंट्रेशन था उसका? 1 मोलार। 1 मोलार AlPO4 हैज़ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा था उसने? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे कम किसका है, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे कम किसकी है। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम किसका है? 0.1 ना, NaCl का। तो हम लोग लिखेंगे सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इज, या आफ्टर डिसोसिएशन इज मिनिमम, देयरफॉर इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी मिनिमम। तो आंसर में क्या आएगा? कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछा था उसके? मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो 0.05 मोलार NaCl हैज़ मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। खत्म हो गया, समझा अच्छे से। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है वो ब्लू बॉक्स में, ध्यान से देख क्या पूछा उसने। अरेंज द फॉलोइंग सोल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे कम रहेगा वो पहले, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और फिर सबसे ज़्यादा। तो मैं आपको उसको तोड़ के बता रहा हूँ और बता दूंगा ऑर्डर कैसे आएगा। करेंगे आप लोग इसको खुद से, होमवर्क लिख लो इस पर, मैं खाली तोड़ के बता रहा हूँ। कितने सोल्यूशन है देख, कितने सोल्यूशन है बेटा? ABCD 4 सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन कौन सा है? 0.5 मोलार, बोलना 0.5 मोलार Li2SO4 लिथियम सल्फेट। दूसरा कौन सा है रे?
0.5 मोलाल KCl. नेक्स्ट 0.5 मोलाल Al2 SO4 thrice. लास्ट वन 0.1 मोलाल, बोल 0.1 मोलाल BaCl2. ये बात नहीं रहे. चल चारों का रिएक्शन तोड़ते देख कैसे आएगा. सब लोग ध्यान से देखना, इधर थोड़ा अलग है. यहाँ सब ध्यान से देख रहे. Li2SO4 कैसा टूटेगा देख. लिथियम के कितने आयन इधर 2, तो 2 लिथियम. और सल्फेट का कितना है, एक ही है. 4 मत बोलना रे. SO4 पूरा एक सल्फेट है. अच्छा सल्फेट पे कितना चार्ज आता है अभी बताया था, 2-, तो इस पर 2+ आएगा ना, है ना. अगर इस पर 2+ लिख दोगे तो ये 2 दूनी 4+ हो जाएगा. इस पर +1 आएगा. इस पर क्या आएगा बोल, +1. पहला ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सब फर्स्ट ग्रुप में है ना, है कि नहीं. तो लिथियम पे भी कितना चार्ज आएगा बोल, +1. तभी तो ये बैलेंस होगा. देखना 2 × +1 +2 +2 -2 0 बैलेंस. तो ये इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ दे. KCl तो एकदम सिंपल है. कैसे टूटेगा, K+Cl-. इधर सबसे पहले एल्यूमिनियम बनेगा. कितना बनेगा एल्यूमिनियम, 2 है ना, ये 2. और सल्फेट कितना बनेगा रे, 3. सल्फेट पे कितना चार्ज आता है, -2. और एल्यूमिनियम पे कितना आता है अभी बताया था, +3. देख जरा बैलेंस हो रहा है क्या. 2 × +3 +6, 3 × -2 -6 बैलेंस है. यहाँ देख, यहाँ पर लास्ट में एक बैरियम बनेगा और 2 क्लोरीन. क्लोरीन पे कितना चार्ज आता है, -. तो 2 × -1 -2. उसको बैलेंस करने के लिए इधर +2. अब कॉन्सेंट्रेशन देख कितना रहने वाले. लुक एट द कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन कितना रहने वाला है सब लोग देखेंगे. इधर कितना रहे, 0.5. तो ये 2 है ना, तो ये कितना रहेगा, 2 × 0.5 कितना आएगा बोल, 1. ये एक ही है ना, तो ये 0.5 रहेगा. सही. तो 1 + 0.5 ये आ गया इसका कॉन्सेंट्रेशन. इधर कितना है देख, 0.5. कितना है इधर, 1, तो 0.5. इसका भी 1 है, 0.5. 0.5 + 0.5 1. नेक्स्ट वन 0.5. इधर कितना है रे, 2, तो 2 × 0.5 कितना आएगा बोल, 1. इधर कितना है, 3, तो 3 × 0.5 कितना आएगा बोल, 1.5. 1.5 + 1 2.5. इधर कितना है देख, 0.1. ये एक ही है ना, तो 0.1. ये कितना है, 2, तो 2 × 0.1 कितना आएगा बोल, 0.2. दोनों को ऐड कर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था. सबसे कम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी आएगी, सबसे कम कौन है इस पूरे में, 0.3. तो सबसे कम आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ BaCl2. फिर इससे ज़्यादा बोलिए, 0.3 से ज़्यादा कौन है, 1. तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ KCl. उससे ज़्यादा 1 से ज़्यादा क्या, 1.5. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ Li2SO4. और सबसे ज़्यादा 2.5 किसका है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ Al2SO4 थ्राइस. दिस इज योर आंसर. ये आंसर है. हाँ तो करा दिया ना, लिख के पूरा ऐसा लिख के पूरा खुद से करने का. बस एक काम कर लो, ये वाली जो लाइन है ना आंसर की, वहाँ डब्बे के ऊपर लिख लो कि आंसर यही आना चाहिए. बाकी ये तोड़ने बिड़ने का काम खुद से घर पे करना. अभी ये खुद से प्रैक्टिस करना. वीडियो चालू करके छापने मत लगना, खुद से करना, देखना आ रहा है कि नहीं तुम लोग को. ठीक है ना. खाली आंसर लिख लो उसका वहाँ पे, ये आंसर आएगा. ऐसा ये सीक्वेंस लिख लो, ऐसे ही लिखना है आपको आंसर. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे लिखते हैं ना. हो गया. चलो लास्ट न्यूमेरिकल 2.14 सॉल्व एग्जांपल का लास्ट न्यूमेरिकल. यस ध्यान देंगे बेटा सब लोग. क्या बोले उसने, 2.14
अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, देख यहाँ पे बोला उसने, यहाँ पे क्या मान के चलना अपने को, कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब आई की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देख क्या बोला उसने, अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट द मोलालिटी, क्या निकालना है बोल, मोलालिटी मतलब स्मॉल है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ एन एक्वियस सोल्यूशन, एक्वियस सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट वाटर है, ऑफ KBr, कौन सा एक्वियस सोल्यूशन है, KBr, हुज फ्रीजिंग पॉइंट इज, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है मतलब TF दिया है, कितना दिया TF बोल, -2.95 डिग्री सेल्सियस। आगे देखेंगे KF फॉर वाटर, वाटर का KF कितना दिया है, नहीं भी देता तो अपने को मालूम होना चाहिए ये, आगे देखेंगे। बस दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है ना। निकालने का क्या अपने को, मोलालिटी, और कंप्लीट डिसोसिएशन बोला है। सबसे पहले सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट इज एक्वियस बोला मतलब वाटर ना, तो TF नॉट कितना रहेगा बोल, 0, डेल्टा TF का फॉर्मूला TF नॉट माइनस TF, TF नॉट कितना है 0, TF कितना है -2.95, माइनस माइनस तो डेल्टा TF कितना आ रहा है +2.95 डिग्री सेल्सियस, सेम उतना ही किस में रहेगा बोल, केल्विन में। ये मेरे को डेल्टा TF आ गया। सॉल्यूट कौन सा है रे, सॉल्यूट KBr है ना, और कंप्लीट डिसोसिएशन बोला है, ये अपने दो आयंस में टूटेगा, एक K+ और एक Br-, एक K+ और एक Br-। आई का फॉर्मूला क्या होता है बोल, आई का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद जो नंबर ऑफ मोल रहेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स एडेड। तो डिसोसिएशन के बाद कितने आयन बन रहे, देख, एक मोल इसका, एक मोल इसका, 1 + 1, और ओरिजिनली कितना डाले थे हमने, 1 मोल, तो 1 + 1 2, 2/1 कितना आया बोल 2, आई की वैल्यू आ गई 2, डायरेक्ट आ गई। देख यहाँ पे क्यों नहीं निकाले थे डायरेक्ट, समझा ना, इधर कंप्लीट डिसोसिएशन बोला था क्या नहीं, अगर बोलता तो KCl डायरेक्ट टूटता, 1K 1Cl 2 आता उसके लिए। इज इट वेरी मच क्लियर। तो आई आ गया, डेल्टा TF आ गया, निकालने का क्या है मेरे को, मोलालिटी। बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा TF, टेल मी, आई इंटू KF इंटू मोलालिटी, क्या निकालना है सब में से, मोलालिटी, अकेला कर उसको, M = डेल्टा TF बाय आई इंटू KF, सबका वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा TF कितना है, डेल्टा TF 2.95, आई कितना है बेटा 2, और KF 1.86, इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। चलो लिखना चालू करो, 2.95 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1.86, 0.79।